नमस्कार दोस्तों, 30 जनवरी के पेपर का एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जड़ नहीं है? तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, कौन-सा जड़ है, कौन-सा तना है, कौन-सा पत्ती है और कहीं न कहीं पूछा जाता है कौन से बीज वाले कहीं न का फल है। तो आप देखोगे कि जड़ की बात जब करेंगे ना, तो जैसे चुकंदर आपने देखा होगा, मूली देखा होगा, शलजम देखा होगा, ये सब क्या है? जड़ हैं, ठीक है ना? अब आप देखोगे कि जड़ को पहचानने का एक तरीका है, जैसे कि आप देखोगे मूली देखोगे तो उसमें छोटे-छोटे से जैसे मूली है, ठीक है? तो छोटे-छोटे से आपको छोटे-छोटे रेशे दिखाई देंगे, बहुत पतले धागे के जैसे, ठीक है ना? ठीक है? जो जिन कपड़ों से आपके सिलाई होती है, जिन कपड़ों को जो जिसे सिला जाता है ना, जिन धागों से, उससे भी पतले-पतले रेशे होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर भी वो दिखाई देगा आपको, वो क्या होंगे? जड़ होंगे। लेकिन जब वो जैसे आलू है, उसमें रेशे नहीं दिखाई देंगे आपको। जैसे अदरक है, रेशे नहीं दिखाई देंगे, तो वो क्या होते हैं? तना होते हैं, ठीक है? और पत्ता गोभी क्या होता है? ये तो साफ-साफ लगा हुआ है पत्ता, तो इससे आसान हो ही नहीं सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं, ये सवाल नहीं पूछा गया था। जब मैं पूछूंगा क्या पूछा गया था, तो सवाल भी नहीं बताते हैं, ठीक है? ये बच्चों ने ही सवाल भेजे हैं कि सर जड़ से प्रश्न आया था कि कौन सा जड़ नहीं है। तो वो चीज़ मैंने अपने अपने हिसाब से यार क्वेश्चन का ऑप्शन डिजाइन कर दिया। अब हमें तो थोड़ी पता है क्या ऑप्शन आया था, ऑप्शन मैंने खुद डिजाइन कर दिया, बाकी चीज़ें तो डिटेल में समझा रहा हूँ ना। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो पत्ता गोभी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे पालक है, पत्ता है, ठीक है? अब पूछ देता है कि जो आपके बीज वाले पौधे बीज वाले फल कौन-कौन से हैं, सब्जी कौन-कौन सी है? तो जैसे मान के चलो भिंडी है, टमाटर है, ठीक है ना? ये सब सीताफल है जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, ये सब बीज वाले पौधे होते हैं। कल भी एक प्रश्न पूछा था कि कौन-सा बीज वाला पौधा नहीं है, या फिर एक सवाल बना था कल कि कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो बिना बीज के भी उग जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, ठीक है? एक प्रश्न और यहाँ पर आया था कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, ठीक है? तो चेरापूंजी बहुत पहले जो था, तो इसका आंसर होगा वो आपका होगा राजस्थान, ठीक है? कुछ चीज़ और डिटेल में देख लीजिए। पहले जो था चेरापूंजी था, जहाँ पर बरसात होती थी। लेकिन चेरापूंजी छोड़ करके अब देखोगे सबसे ज़्यादा अगर बरसात की बात की जाएगी तो मौसिनराम है। ये कहाँ पर है? मेघालय में है, ठीक है? मेघालय में है। अब मेघालय में आप देखोगे तो मेघालय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेघोकालय, यहाँ पर गारो खासी जनतियाँ आपको यहाँ पर पहाड़ी मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ भी रहती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी वहाँ पर मिलती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कीट पतंगों को खाते हैं, जिसको हम लोग नेफेंथिस या घटमाड़ी पौधा भी कहते हैं। तो ये मेघालय में ही पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बरसात वाला जगह है, सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है दुनिया में, मौसिनराम मेघालय में ही होती है, ठीक है? और दूसरी बात करें अगर हम, राजस्थान की सबसे कम बरसात होती है। यहाँ पर आपको देखोगे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, और यहाँ पर मिट्टी के घर में पेंट किया जाता है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? खेजड़ी वृक्ष जो है वो छायादार वृक्ष होती है, जिसमें कीड़े नहीं लगते, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है? और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये राजस्थानी एरिया में है, तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो इससे भी सवाल बनते हैं। दूसरे अगर बात करें तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर आ जाए, कटीली, ठीक है? तो कटीली झाड़ियाँ जहाँ पर आ जाए राजस्थान हो जाता है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। गंगटोक किस चीज़ की राजधानी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हम देख सकते हैं, कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चों की शिकायत है, सर देखो सीटेट में क्या है ना कि किस शिफ्ट को बहुत आसान बनाया जा रहा है, कुछ शिफ्ट को बहुत मुश्किल बनाया जा रहा है, तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन तो होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें पूरा का पूरा आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छाप दिया जा रहा है, और किसी किसी में 4, 5, 6 क्वेश्चन नए आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं ईवीएस में। बाकी पेडागोजी तो देखो, मैं फिर भी कह रहा हूँ, पेडागोजी जो है वो 75 में 75 जो है सेम टू सेम सब कुछ रिपीटेड आपको मिलेगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बदल करके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला। समावेशी शिक्षा बदल थोड़ी जाएगी, एनईपी एनसीए बदल थोड़ी जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो बदल जाते हैं ना, वन लाइनर, जिसके बारे में कहीं आपने कहीं नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चों को, और एक एक नंबर से बच्चे फेल होते हैं, ये भी चीज़ आप जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है सबसे पहले, ठीक है? तो 4 गुना हमसे ज़्यादा कौन देख सकता है? वही देख सकता है जो हमसे दूर। हमसे दूर कौन हो सकता है? जो आसमान में होगा। पाताल से तो कोई देख नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता। जमीन के अंदर से कोई देख सकता है क्या? नहीं। पक्षी देख सकता है ऊपर से, और वो पक्षी कौन देख सकता है? जो 4 गुना हमसे बहुत ज़्यादा दूर उड़ता हो, वो कौन उड़ सकता है? कौवा बहुत ज़्यादा दूर तो उड़ता नहीं है, कोकिला तो है ही नहीं, कोयल होता है, ठीक है? बाज, कबूतर तो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता नहीं है। चील, बाज, गिद्ध, बिल्कुल फैक्ट है। ये वाले जो हैं, ये आपके राइट आंसर होंगे। बहुत ऊंचाई पर होते हैं, आप देखोगे एकदम गोते अटखेलियाँ लगाते रहते हैं, और देखते हैं अपने शिकार को, तो नीचे उतरते हैं और झटाक से उड़ा करके लेके चले जाते हैं अपने कहीं ना कहीं शिकार को, ठीक है? तो याद रखिएगा ये वाले। इसके बारे में डिटेल में कल मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी थी, ठीक है? इसके बारे में डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन कौवे के बारे में एक चीज़ याद रख लीजिए, कौवा जो है सबसे ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक है?
और उसके घोंसले में कोयल आकर के अंडे देती है, और कोयल के अंडों को बस सेने का काम कौवे का है। कोयल से कोई वास्ता नहीं है भैया, ठीक है, बस अंडे मिलते हैं उसको सेने के लिए, सेव। एक बीबर पक्षी होती है, जो आप देखोगे मादा पक्षियां जो होती हैं वो जाती हैं नर बीबर के पास और उनके घोंसले देखती हैं और उनके साथ रहती हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें, कौवा जो है वो सबसे ऊपर घोंसला बनाता है, और एक शक्करखोरा है, शक्करखोर जिसको हम लोग सनबर्ड कहते हैं, ये सबसे नीचे घोंसला बनाती है। इसको भी याद रखिएगा, लटकती टहनियों पर घोंसला बनाती है, लटकती घोंसला बनाती है। तो शक्करखोरा जो है लटकता हुआ घोंसला बनाती है, और झाड़ियों पर भी बना देती है। झाड़ी कितनी होती है, 1 फीट की भी नहीं होती है, तो इस चीज़ को याद रखो, उस पर भी अपना घोंसला बना देते हैं। और कौवे सबसे ऊपर, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। मैना जो होती है झटके से अपना गर्दन को घुमा लेती है, और लेकिन उल्लू जो है 360 डिग्री तक अपने गर्दन को घुमाता है, लेकिन झटके से नहीं, धीरे धीरे प्यार से, ठीक है। कबूतर खंडहर में अपना मकान कहीं ना कहीं अपना घोंसला बनाते हैं। और एक आता है किलचड़ी पक्षी, जिसको हम लोग इंडियन रॉबिन्स कहते हैं। तो ये जो होती है किलचड़ी, ये अपना पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, इसको याद रखेंगे। और कांटों के बीच में कैक्टस के बीच में, कांटों के बीच में कौन बनाता है, फाख्ता, जिसको डब कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये सवाल एक बना है। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर घरों से रिलेटेड सवाल थे, हो सकता है वो मैच द कॉलम हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक बार कह रहा हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में ग्रामीण जो कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर रहते हैं, बिल्कुल फैक्ट है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घरों को बांस के खंभों, देखिए बांस की घर की बात आएगी, तो जब बांस की घर की बात आएगी, जहाँ पर बांस आ गया तो बस यहाँ पर असम कर देना है। जहाँ पर बांस आएगा वहाँ 100 से सम, ठीक है, इस तरीके से बांस 100 से सम, आपको पता भी होगा, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। बांस जो है असम। जहाँ पर लकड़ी की बात आ जाए, यहाँ पर कन्फ्यूजन 2 चीज़ों की होती है। लकड़ी की घर आ जाए, लड़की लिख दिया क्या, ठीक है, लकड़ी की घर आ जाए, लकड़ी की घर की बात आ जाए तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बांस तो अलग हो गया, लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का मकान और पत्थर का मकान कहाँ बनता है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अगर पत्थर की मकान की बात करें और फर्श लकड़ी की बात करें तो वो कहाँ पर बनता है, वो आपका बनता है लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो लकड़ी और पत्थर के मकान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पत्थर के मकान है लेकिन फर्श लकड़ी की है, 2 मंजिला मकान है, वो कहाँ पर है, लेह में, ठीक है। और निचले फ्लोर पे, निचले जो आप देखोगे कि गोडाउन जिसको कहते हैं, बेसमेंट जिसको कहते हैं, बिना खिड़की वाली, जिसमें मवेशियों को रखा जाता है, वो कहाँ पर है, लेह में है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करा रखी है। 250 क्वेश्चन वाली प्लस वाली वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। चलिए, तो लेह में 2 मंजिला के घर पत्थर से बने होते हैं। भूतल जानवरों और अनावश्यक चीज़ों के भंडार के लिए रखा जाता है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। 2 मंजिला बनता है लेह में, और नीचे जो है आप देखोगे जानवरों के लिए बहुत सारी चीज़ें अबाड़ कबाड़ रखने के लिए। हमारे गाँव में तो क्या होता है कि जितनी अबाड़ कबाड़ चीज़ें हैं वो छत के कटरेन वाली पोर्शन में रखी जाती हैं, लेकिन ये जो है लेह लद्दाख में क्या है कि वो नीचे ही रखी जाती हैं, सारी जितने कूड़े कबाड़े चीज़ें हैं या फिर मवेशी हैं उनको नीचे रखा जाता है। तो यह देखो, हिमाचल प्रदेश से तो बांस के खंभे से कनेक्शन तो है नहीं, तो बी तो आंसर होगा नहीं, बी जहाँ जहाँ दिखता है उसको कलर कर दो, ठीक है। ए सही होगा तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए है ही नहीं तो ये भी गलत हो गया। तो देखो आराम से आपका यहाँ पर आंसर नंबर सी निकल के आ गया। चलिए, यहाँ पर डिसऑर्डर से भी सवाल थे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। ऑटिज्म वो बच्चे होते हैं जो आई कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाते, जो बच्चों से बात नहीं कर पाते, जो समाज के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी वाली समस्या है, तो देखो दृष्टि और श्रवण समस्या तो है नहीं, ठीक है। दृष्टि और श्रवण समस्या मतलब कि बच्चा दृष्टि मतलब देख नहीं सकता, श्रवण मतलब सुन नहीं सकता, सामाजिक संपर्क मतलब कि किसी से बात नहीं कर पाता, ये तो सही बात है, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में समस्या, बोलने में कठिनाई का अनुभव होता है या हचकचाने में की दिक्कत होती है, बोलते समय एकदम हमारे जैसे नहीं बात कर सकते, आपके जैसे नहीं बात कर सकते, बोलते समय पता चलेगा कि इसको कोई ना कोई तकलीफ है, ये ठीक से बोल नहीं पा रहा। दोहराव वाला व्यवहार, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, जैसे मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो, बार बार मांगना इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम की समस्याएं हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन ये जो है सुनने और देखने की समस्या ये नहीं है। आंसर नंबर जो होगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं बहुत सारे बच्चों पर। देखिए कहीं ना कहीं अब देखोगे तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, ये प्रश्न नहीं था, पूछा नहीं था, मैंने पेपर दिया है। यार जब बच्चे ही क्वेश्चन देंगे ना, मेहनत तो मेरी उतनी ही लग रही, वीडियो तो बनाने में मुझे उतना ही वक्त लग रहा है ना, तो फालतू के क्वेश्चंस क्यों लूंगा। जो बच्चों ने भेजे उन क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अभी बच्चों ने भेजा है उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें भी तो मुझे टाइपिंग करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में मेहनत है, तो मैं फर्जी क्वेश्चंस क्यों लूंगा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपको लगता है कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप मुझे मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, ईमेल आईडी आपको पता ही है, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जाकर के ईमेल आईडी ले लो, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 8hourstudy@gmail.com पर भेज दो आप ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो यहाँ पर कोहलबर्ग से सवाल बना था, तो कोहलबर्ग के बारे में हम सारी डिटेल में बात बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते, गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत से कहीं कनेक्शन नहीं। नैतिक विकास के 6 चरणों को 2, बिल्कुल नहीं। 6 स्तर जो थे उनके लेवल कितने थे, 3 लेवल थे, और स्तर कितने, 3 लेवल थे और 6 चरण थे, ठीक है। 6 अवस्थाएं थी, ठीक है, 6 अवस्थाएं थी। तो लेवल मतलब स्तर, चरण मतलब अवस्था की बात करेंगे तो 6 अवस्थाएं, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने बच्चों के हिंज के बारे में आपको पता है, हिंज की दुविधा के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है, कि दवाई अगर चोरी कर ली तो फिर हमने अनैतिक कार्य कर दिया, अगर दवाई चोरी नहीं करी तो बीबी मर जाएगी, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अब कोहलबर्ग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है जो जानना है। उन्होंने 3 लेवल बताए थे और हर लेवल में 2 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, हर लेवल में 2 अवस्थाएं। पहली लेवल में क्या थी अवस्था, पहली लेवल में अवस्था थी दंड और आज्ञाकारिता, दंड और आज्ञाकारिता, जिसमें बच्चा दंड और आज्ञाकारिता से सीखता है। दूसरे लेवल में क्या था, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला कंडीशन आता है, अगर आपने जैसा उसके साथ किया वो भी उसके आप पलट करके वैसा ही करता है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में यहाँ पर अच्छा लड़का और अच्छे लड़की की बात की जाती है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। चौथे में कानून व्यवस्था की बात की जाती है, ठीक है, कि हाँ नियम को मानेंगे और एक कानून के दायरे में रह करके सारे नियमों का पालन करेंगे। पाँचवें की अगर हम बात करें यहाँ पर पाँचवें की, तो ये सामाजिक अभिविन्यास की बात हो जाती है कि समाज के नियमों को मानेंगे तभी तक जब तक जरूरी है, अगर जहाँ लगेगा समाज के नियमों को तोड़ देना चाहिए तो उन नियमों को तोड़ दिया जाता है। और छठवां होता है समाज और नियम कानून से ऊपर की बात हो जाती है, अब जो भी सत्य होगा वही किया जाएगा, नैतिकता नहीं देखा जाएगा। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं दुश्मन देश जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और हमें यहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही है, हम लोग यहाँ पर नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं, इससे लोगों की जान जाएगी, तो भाई हमें परमिशन नहीं चाहिए, हम तो चले जाएंगे चढ़ाई करने के लिए, युद्ध होगा तो होगा, देखा जाएगा। ये वाली जो कंडीशन होती है नैतिकता की होती है। 3 जो लेवल होते हैं उन लेवल के नाम भी जान लीजिए। पहला होता है पूर्व परंपरागत, पूर्व प्रथागत, इस तरीके से बहुत सारा, लेकिन आप याद रखिएगा प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जो होता है प्री जैसे कि पूर्व कन्वेंशनल की जो एज होती है वो होती है 4 से लेकर के 10 साल, पहले वाली स्टेज की, दूसरे वाली स्टेज की 10 से लेकर के 14 साल और तीसरे वाली की 14 से लेकर के 18 साल, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल पीसी, अब यहां पर देखो कन्वेंशनल सी और यहां पर पोस्ट कन्वेंशनल पीसी, ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नैतिक तर्कणा से रिलेटेड कौन है, कोहलबर्ग। नैतिकता से रिलेटेड कौन है, कोहलबर्ग है। बहुत सारे सवाल जो बनते हैं वो पूर्व आप देखोगे आज्ञाकारिता और दंड से, और यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ और होता है जिसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की, तीसरे स्टेज की बात बार बार पूछ लिया जाता है। चलिए पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं डेली बेसिस का पीडीएफ नहीं डालते हैं, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्त, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इसीलिए बेवजह कि मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता कि इतना भर दो पीडीएफ दे करके बच्चे पढ़ ही ना पाए। लिमिटेड क्वांटिटी में पीडीएफ है, अच्छा लगेगा, अब जरूर जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। जेंडर क्या है, तो देखिए जेंडर के बारे में बात करेंगे तो जेंडर क्या है, ठीक है। तो जेंडर एक यहाँ पर देखोगे तो जैविक और शारीरिक 2 चीजें बनती है, जैविक और सामाजिक, जैविक और सामाजिक 2 चीजें बनती हैं। अब जेंडर की जब बात करेगी तो बात करिएगा, देखिएगा जेंडर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप समझिएगा, तो जेंडर में क्या होता है, जेंडर इस तरीके से लिखा जाता है, जेंडर, ठीक है, जेंडर, ठीक है। तो जब जेंडर की बात करेगा, जेंडर मतलब होता है लिंग, ठीक है। तो जब लिंग की बात की जाएगी तो लिंग क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सामाजिक। जेंडर की समस्या जो होती है, जेंडर की जो यहाँ पर बात करेंगे अवधारणा है वो एक सामाजिक है। लेकिन जहाँ पर भी सेक्स की बात की जाएगी तो सेक्स जो होता है वो क्या होता है, वो आपका जैविक हो जाएगा, ठीक है। तो जेंडर मतलब कि समाज में बोला जाता है वो लड़का है वो लड़की है, क्या है, जेंडर है, ठीक है। तो जहाँ पर भी बात आ जाएगा वो लड़का है वो लड़की है, एक जेंडर है। जैसे कि आप कभी भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा क्या, जेंडर, ठीक है, ठीक है। कई बार यहाँ पर सेक्स भी पूछ लेता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी जेंडर की बात आ जाएगी, जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक संरचना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बस ये वाला सवाल बनेगा, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, और सेक्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है, इसको भी याद कर लेंगे आप, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है। तो कुल मिला जुला के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं पियाजे से। चलिए वाइगोत्स्की से भी सवाल था, यहाँ पर देख लीजिएगा। पहाड़ का उदाहरण नहीं है ऐसा कार्य जो विद्यार्थी स्वयं न कर सके परंतु मदद से कर सके, बिल्कुल फैक्ट है। पहाड़ स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं कि थोड़ी चीज़ें आप जानते हो, थोड़ी चीज़ें आपको हमने सिखा दी और
उसी जो थोड़ी सी सिखाने वाली चीज़ है उसको पाड़ कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। जैसे बोलते हैं ना किसी को, जैसे शादी ब्याह करना है घर में, आपके पास 40,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये की और ज़रूरत है, मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए, मैंने ये क्या कर दिया, पाड़ का काम कर दिया। ठीक है, तो जो चीज़ें ज़रूरत है, हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड, जैसे कि मान के चलो आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं कहूँगा 10,000 का अनाज ले लो, तो पाड़ नहीं है। ठीक है ना, तो पाड़ ये है जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में आपको मदद चाहिए, उस क्षेत्र में मैंने आपको मदद प्रोवाइड कर दी, उसको बोला जाता है पाड़, स्कैफोल्डिंग। लेकिन जिस क्षेत्र के दौरान, जैसे कि आप शादी चल रहा है, जैसे तिलक है, आज कितना तारीख है, 30 तारीख है, 2 तारीख को तिलक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया, 2 तारीख से पहले पहले आपको क्या कर दिया, 10,000 रुपये की 10,000 रुपये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इंपॉर्टेंट था, आपको चाहिए था, मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो जो 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख का जो समय था ना, जिस दौरान आपको मदद चाहिए थी, उस दौरान जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, जेडपीडी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी एक ऐसी अवस्था जिसमें आपको मदद की रिक्वायरमेंट होती है, उस दौरान अगर आपको मदद किया जाता है तो उस मदद को क्या कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। और जो मर्डर का जो मदद का ड्यूरेशन होता है, जो मदद का ड्यूरेशन होता है, वो जिस दौरान घटनाएं घट रही होती हैं उसको जेडपीडी कहा जाता है। तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती हैं जब तरीके से आप नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों को प्रशासित करना, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाया जाना बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, ये गलत हो गया, बुद्धिलब्धि से कहीं ना कहीं कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पर जेडपीडी का। यहाँ पर तरीके से क्या है कि आपको थोड़ी सी मदद दी जाए, तो बस थोड़ी सी आपको मदद देना और तरीके बताना, जैसे कि सीटेड में आपको क्या पढ़ाई करनी है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, सीटेड में आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या नहीं है, तो ये तो है, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई तो गलत होगा ही, क्योंकि ये तो हो गया सही तो सभी नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। मानकीकृत स्टैंडर्ड ये तो गलत हो ही गया, और नहीं पूछा है तो नहीं से नहीं वाला आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। पियाजे से भी प्रश्न है, लेकिन पियाजे से प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस करा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, बहुत कम समय में इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा लगा होगा तो गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी इच्छा आपकी है। कमेंट बॉक्स में कुछ बताना, पूछना, कोई नए क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये पूछे गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, टिकट सेल, बाय बाय।